हेलो फार्मा पल्टन। कैसे हैं सब लोग। 10 का दम ये नए सेक्शन में आज एक नए टॉपिक के साथ में फिर से आपके सामने लेके आया हूँ। फेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। वैसे तो हम सबको पता है कि कोई भी ड्रग को मार्केट में आने के लिए आजकल काफ़ी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके तहत ड्रग को एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल में टेस्टिंग के किए बिना आगे उसको मार्केट में लाने की कोई भी परमिशन नहीं मिलती है। वैसे आप सबने तो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में सुना ही होगा। ये वो ट्रेजेडी थी जिसने लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स का इम्पॉर्टेंस समझा दिया था। तो उसके बाद से ही धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होते होते आज एक फुल फ्लेजेड डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है जिसके ज़रिए किसी भी ड्रग को गुजरने के बाद में ही उसको मार्केट में आने की परमिशन मिलती है। तो चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस सफ़र को। सबसे पहले कोई भी ड्रग जब मार्केट में न्यूली आने की कोशिश कर रहा होता है तो हमारे पास कोई भी डेटा ये अवेलेबल नहीं होता कि यार ये ड्रग जो हमने एक्सपेक्टेड किया है क्या एग्जैक्टली वही वाला इफेक्ट दिखा सकता है, क्या हमारे एक्सपेक्टेशन के अलावा इसके कोई और भी बायोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं जिसको शायद हम साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऐसे कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए इंसानों के ऊपर ट्रायल करने से पहले सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो वो होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स का यूज़ करके हम हमारे जितने भी ड्रग्स हैं उनका स्टडी सबसे पहले जानवरों में करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स तो हम सबको पता ही है, जो कि रैट्स, माइस, गिनी पिग, रैबिट्स या फिर हायर लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो रीसस मंकीज भी हो सकते हैं। वही अभी कई सारे अल्टरनेटिव एनिमल मॉडल्स भी अवेलेबल है जिसके अंदर हम देख सकते हैं जेब्राफिश जैसे मॉडल्स। अब सबसे पहले क्योंकि तब ड्रग जो है हमारा वो सबसे पहले इन एनिमल्स में ट्रायल में जाता है, तो वो कंडीशन ऐसी है जहां पे हमें ड्रग का डोज ही नहीं पता होता। इसीलिए इस डोज को कैलकुलेट करने के लिए हम रिवर्स फार्माकोलॉजी के जरिए सबसे पहले ड्रग की टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं। जैसे ड्रग का एक टॉक्सिक डोज हमें पता चल जाएगा जिसके लिए ओईसीडी के कई सारे गाइडलाइंस अवेलेबल है। ड्रग का टॉक्सिक डोज जब पता चलता है तो उसका रिवर्स कैलकुलेशन करके उसका एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक डोज जो है हम वो कैलकुलेट करते हैं और ये एक्सपेक्टेड थेरापेटिक डोज पे अलग अलग एनिमल मॉडल्स पे या फिर वेल डिफाइंड एनिमल मॉडल्स पे सबसे पहले हमारा ड्रग टेस्ट किया जाता है। अगर हमारे ड्रग ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया तो हम एक स्टेप आगे जाने के लिए एलिजिबल होते हैं, बट डायरेक्टली नहीं। यहाँ पे हमें रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लेना जरूरी है, जो हम करते हैं IND फॉर्म के जरिए, जिसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। यानी कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कि एनिमल्स में हमारे पास सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा रेडी है, अब हमें परमिशन दे दीजिए कि हमारे ड्रग का इन्वेस्टिगेशन हम ह्यूमन ट्रायल्स में शुरुआत करें। तो जैसे ही ये परमिशन मिल जाता है उसके बाद शुरू होती है क्लिनिकल ट्रायल्स। अब वैसे तो आप सबने कॉमनली सुना होगा कि क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। बट फेज 1 में कई सारे हादसे होने के बाद में अब उसके पहले एक स्टेप का इंक्लूजन किया गया है जिसको कहा जाता है फेज 0, या फिर इसको फेज ऑफ माइक्रो डोजिंग भी कहा जाता है। अब होता क्या है, बेसिकली फेज 1 हो या फिर फेज 0, इसका मेन मकसद होता है ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक समझना। अब ड्रग की जब फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ह्यूमंस में शुरू करनी है तो फिर से क्वेश्चन वही आता है कि यार इसका डोज क्या होगा। अब हमने जो डोज किया था वो तो एनिमल में डोज देखा था, अब एनिमल से ह्यूमन में डोज कन्वर्ट करने के लिए डोज कन्वर्जन फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बट कई बार ये डोज कन्वर्जन फैक्टर से जो डोज बनता है ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला डोज होता है, या तो वो अंडर डोज लगता है या तो वो ओवरडोज भी लग सकता है। तो ये बस एक रेफरेंस वाला डोज है, हम डायरेक्टली ये मान के नहीं चल सकते कि एनिमल से कन्वर्ट किया हुआ जो डोज है ये 100% ह्यूमन में ऐसे ही हमें इंप्लाई करना है। तो कई बार उस डोज की वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, इसीलिए एक न्यू फेज इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहा गया फेज 0। अब ये डोज कन्वर्जन फैक्टर जो भी है उसके हिसाब से जो हमारा डोज आया उसका 10th टाइम कम डोज, यानी कि 1/10 डोज जो होगा, इस डोज को अब हेल्दी इंडिविजुअल्स में इंट्रोड्यूस
करवाया जाता है। अब डोज इतना कम होता है कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होने की संभावना तो लगभग लगभग जीरो ही होगी। ना ही इससे कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा, ना ही इससे कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा। बस कुछ माइन्यूट अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड के अंदर जाएगा और टाइमली ब्लड विड्रॉ करके हम उसका कंप्लीट एडीएमई पैरामीटर्स जो है ये पता कर सकते हैं। जब पता चल गया कि डोज का ड्रग का एक्सपेक्टेड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, तो इसी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके फिर से फेज 1 में जो एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक डोज है, अब एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक डोज के ऊपर हेल्दी ह्यूमन इंडिविजुअल्स के अंदर इसको फिर से टेस्ट किया जाता है। अब आप सोचोगे कि सर हेल्दी इंडिविजुअल्स में क्यों? बेटा कई सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका हेल्दी इंडिविजुअल्स में फार्माकोकाइनेटिक अलग होगा और डिसीज कंडीशन के अंदर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स में चेंजेस हो जाते हैं। सिंपल एग्जांपल ले लो, कोई भी ड्रग उठा लो जिसका नॉर्मली किडनी से एक्सक्रीशन होता है, लेकिन अगर ड्रग यूज कर रहे हैं हम लोग किडनी डिसऑर्डर में, एक्यूट किडनी फेलियर में, तो एक्सक्रीशन हैम्पर हो गया, यानी कि कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक हैम्पर हो गया। तो डिसीज में क्या होगा इससे पहले जानना जरूरी है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में क्या होगा। इसलिए सबसे पहला ट्रायल्स हम यहाँ पे 10 से लेके 100 लोगों के ऊपर करेंगे फेज 1 फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, जिसका मेन पर्पस होता है ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करना। जैसे ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक अच्छे से पता चल गया, एक्सपेक्टेड थेरापेटिक डोज पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है हेल्दी ह्यूमंस में, ये पता चल गया। उसके बाद हम आते हैं फेज 2 ट्रायल्स में। अब फेज 2 से यहां पे हम एक्चुअल पेशेंट्स लेना शुरू करेंगे, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड थेरापेटिक यूज है उस डिसीज से सफर कर रहे पेशेंट्स हम यहां पे लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लगभग 100 से लेके 300 पेशेंट्स को हम लोग एनरोल करते हैं और उनके ऊपर अब हमारा ड्रग का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कई सारी नई चीजें पता चलने वाली है, जैसे कि जो हमारा एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक इफेक्ट है क्या वो आ रहा है, क्या ड्रग के पास कोई साइड इफेक्ट्स भी है, क्या कोई एडवर्स इफेक्ट्स भी है, क्या कोई सीरियस एडवर्स इवेंट भी इसके साथ जुड़ा हो सकता है। ये सारी चीजें हमें पता चलती है। यहां तक कि अगर किसी ड्रग का ऑल्टरनेटिव थेराप्यूटिक इफेक्ट है तो वो भी पता चलता है। आपने कई बार सुना होगा एक टर्मिनोलॉजी जिसको कहा जाता है रीपर्पजिंग। अब ये रीपर्पजिंग होता क्या है कि ड्रग एक इंडिकेशन के लिए हमने डिजाइन किया था, बट स्टडी करते करते पता चला कि यार ये 2 नंबर का जो इंडिकेशन है इसके लिए कुछ ज्यादा इफेक्टिव दिखा रहा है, तो इसका भी पता हमें इसी ट्रायल में चलता है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल, क्योंकि हम यहां पे एक्सप्लोरेशन करते हैं, नया चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसलिए ये बन जाता है थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। अब इसके अंदर हमें फिर से एक और अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या हमारा ड्रग पेशेंट्स में सेफ है, इफिकेशियस है, और उसका फार्माकोकाइनेटिक्स साथ ही साथ में हम पढ़ते ही रहेंगे कि डिसीज कंडीशन में कहीं फार्माकोकाइनेटिक चेंज तो नहीं हो रहा। जैसे ये इंफॉर्मेशन हमारे पास सफिशिएंट हो जाएगी, उसके बाद हम एंटर करते हैं फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। अब ये इसका एक अगला पड़ाव है। अब यहाँ पे हमारा थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन कंफर्म हो चुका है, हमें पता है कि ये इफेक्ट्स इसके अंदर हो सकते हैं, थेरापेटिक इफेक्ट ये होंगे, एडवर्स इफेक्ट वो होंगे, साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं। अब हम इसको कंफर्म करेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है थेरापेटिक कंफर्मेटरी ट्रायल्स। क्या कहते हैं? थेरापेटिक कंफर्मेटरी ट्रायल्स। अब इसके पास इस मेथड में या इस फेज के अंदर हमारे लिए चैलेंज ये होता है कि हमें कंप्लीट जितना भी हमारा वर्ल्ड वाइड टारगेट है उसमें से सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को लेना जरूरी है। तो हम कुछ जेरियाट्रिक पेशेंट्स लेंगे, हम कुछ पेडियाट्रिक पेशेंट्स लेंगे, हम कुछ प्रेग्नेंट वुमेन ले सकते हैं, फिर कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले पेशेंट जैसे G6PD पेशेंट्स रहेंगे, G6PD डेफिशिएंट पेशेंट रहेंगे। ऐसे दुनिया के अलग अलग कोनों में मल्टी सेंट्रिक स्टडी के अंदर जितने भी पॉसिबल कंडीशंस के पेशेंट्स हो सकते हैं उन सबको हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इन सब के अंदर भी हमें फिर से एक बार बहुत अच्छा स्टडी रिजल्ट मिलता है, उसके बाद हम फिर से रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अप्लाई करते हैं फॉर द
न्यू ड्रग एप्लीकेशन, यानी कि अब ये नया ड्रग जो इन्वेस्टिगेट हो चुका है दैट इज नाउ रेडी टू गेट इनटू द मार्केट एंड फाइनली इट एंटर्स इनटू द फेज 4, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मार्केट सर्विलियंस। ये कोई लैब में कंडक्ट होने वाला ट्रायल नहीं है, बल्कि जितना भी ड्रग्स मार्केट में जा चुका है, जब तक उसका मार्केट से विड्रॉवल नहीं होता या फिर वो ड्रग मार्केट से बैन नहीं होता, तब तक हर ड्रग फेज 4 ट्रायल में ही रहता है। तो ये थे हमारे ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस के इंपॉर्टेंट स्टेप्स।